कॉलेज का ऑडिटोरियम रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। चारों तरफ म्यूजिक, हंसी मजाक और ग्लैमर का माहौल था। ये पाकी के कॉलेज की स्पेशल मास्क डांस पार्टी थी, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर्स भी आए थे। लेकिन एक शर्त थी, सबको अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपाना था। पाकी ने मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा। रेड गाउन, सिल्वर मास्क और होठों पर हल्की स्माइल। वो मन ही मन सोच रही थी, आज की रात शायद मेरे लिए स्पेशल हो जाए। तभी पीछे से उसकी फ्रेंड जसलीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाय कुड़िए, तू तो बड़ी सोहनी लग रही है, किसके ऊपर बिजली गिराने का इरादा है? पाकी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, और कौन होगा, मेरा सिद्धार्थ। आज मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूंगी। चल अब जल्दी बाहर पार्टी में चलते हैं, वरना हम दोनों यहाँ वॉशरूम में खड़े रह जाएंगे और वहाँ पार्टी खत्म भी हो जाएगी। जसलीन ने उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा, तो इतनी देर से कौन यहाँ मेकअप कर रहा है? चल चलते हैं। वो दोनों वॉशरूम से बाहर आए। पाकी की नजर भीड़ में बस सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में उसे भीड़ से दूर सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ दिखा। उसने अभी तक मास्क नहीं पहना था। उसे देखते ही पाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से फुसफुसाई, सिद्धार्थ आज मैं तुमसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगी। सिद्धार्थ वही था जिसे वो जाने कब से चाहती थी, वही जिसके लिए उसने मैथ्स सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था ताकि बस उसकी क्लास में रह सके। सिद्धार्थ ने एक मास्क उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। उसकी शर्ट के बटन हल्के खुले थे और वो भीड़ में भी सबसे अलग लग रहा था। पाकी ने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी, बस अब मैं सिद्धार्थ से और दूर नहीं रह सकती। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास गई और मुस्कुराकर बोली, डांस करोगे मेरे साथ? सिद्धार्थ पाकी के साथ ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन एक लड़की खुद आगे से आकर उसे डांस के लिए पूछ रही थी, इसलिए वो भी मना नहीं कर पाया। वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर पाकी का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, श्योर। डांस फ्लोर पर दोनों आ गए। हल्की रोशनी में धीमे धीमे म्यूजिक की धुन पर उनके कदम एक दूसरे के साथ चलने लगे। पाकी के दिल में जैसे आतिशबाजी हो रही थी। वो मन में सोच रही थी, आज तो मैं सिद्धार्थ को प्रपोज कर ही दूंगी। अचानक लाइट्स पूरी तरह डिम हो गई और स्पीकर्स पर एक रोमांटिक गाना बजने लगा। पाकी ने मन ही मन कहा, क्या बात है, मेरे मूड के हिसाब से गाना भी चेंज हो गया। अब तो मेरे लिए माहौल एकदम परफेक्ट बन गया है। जब मैं सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बताऊंगी तो वो मना नहीं कर पाएगा। पाकी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींचा और एक स्मूथ मूव में घुमाया। पाकी घूमते हुए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके बेहद पास आ गई और उसके कान के पास झुककर धीमे से बोली, आई लव यू। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी और सख्त आवाज ने उसके कानों में कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड मिस पाकी? पाकी का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने चौंक कर सामने देखा और उसकी आंखें फैल गई। ये सिद्धार्थ नहीं था, बल्कि वो उसके मैथ्स प्रोफेसर आर्यन सर थे, जो आंखें बड़ी करके पाकी को ही घूर रहे थे। वहीं पाकी का तो जैसे दिल धड़कना ही भूल गया था। उसका गला सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए और बिना कुछ कहे वो उल्टे पैर वहां से भाग गई। पाकी भागते भागते खुद को डांटते हुए बोली, हे भगवान, मेरे स्वीट और चार्मिंग सिद्धार्थ की जगह ये बड़ा सा जानवर कहां से आ गया और मैंने इन्हें प्रपोज भी कर दिया। वो मन ही मन बड़बड़ाई। उधर डांस फ्लोर पर खड़ा आर्यन मास्क हटाकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनते ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने बेहद ठंडी और सीरियस आवाज में कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहां से तुरंत निकल गया। पाकी भागते भागते अपनी दोस्त जसलीन के पास पहुंची, जो आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। पाकी की टक्कर से जसलीन पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई और वो गुस्से से बोली, देख के नहीं चल सकती, तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए। पाकी ने घबरा कर कहा, यहाँ तुझे कोल्ड ड्रिंक की पड़ी है, वहाँ मेरी जिंदगी की लग गई। मैंने अपने सिद्धार्थ की जगह खड़ूस आर्यन सर को प्रपोज कर दिया, अब मेरा क्या होगा? जसलीन ने उसके सर पर हल्की चपत लगाई और उसे देखकर गुस्से में बोली, खबरदार जो मेरे आर्यन सर को खड़ूस कहा। याद है जब वो पहले दिन आए थे तो कैसे पागल हो गई थी उनके पीछे? पाकी को वो दिन आ गया और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई जब पहली बार आर्यन कॉलेज के अंदर आया था। सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में खड़े अपने अपने ग्रुप के साथ बातें करने में बिजी थे। अचानक जैसे ही आर्यन की मेन गेट से एंट्री हुई, वहाँ का माहौल जैसे थम के रह गया। लड़कियों की हालत तो इतनी खराब थी कि वो अपनी सांसें थामे उस हैंडसम और चार्मिंग लड़के को देख रही थी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि सारी लड़कियां दीवानी हो जाए। लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, नहीं मेरा बनेगा। तभी पीछे से पाकी आ गई और उन लड़कियों को देखकर बोली, तुम लोग तो बस सपने देखते रहो, देखो सपनों को कैसे सच किया जाता है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो भी अभी। वो दौड़कर आर्यन के पास गई और मुस्कुराकर बोली, आप नए आए हैं ना, लगता है सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, चलो मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में ले चलती हूँ या फिर क्लास तक छोड़ दूँ। आर्यन बहुत ध्यान से पाकी की तरफ देख रहा था। वो ये तो समझ गया था कि पाकी कोई स्टूडेंट है, लेकिन वो इस तरह से आर्यन के साथ बात कर रही थी कि जैसे उसकी कोई पुरानी दोस्त हो। वो उसे कुछ कहता कि तभी एक प्रोफेसर ने आकर उसका हाथ मिलाया और मुस्कुराकर बोले, वेलकम प्रोफेसर आर्यन, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है। आर्यन के लिए प्रोफेसर सुनते ही पाकी की हवा टाइट हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो उल्टे पैर वहां से भाग गई। पाकी हकीकत में लौट आई और जसलीन से बोली, बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मैं तो उससे शादी करने के बाद बच्चों के नाम तक सोच चुकी थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा जानवर निकलेगा और हर रोज मेरा शिकार करेगा। जसलीन हंसते हुए बोली, चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। जसलीन की बात सुनकर पाकी ने एक नजर फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो अब एक दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था। उसका मन तो नहीं था वापस जाने का, लेकिन अब काफी लेट हो चुका था, इसलिए उसे निकलना था। वो गहरी सांस लेकर बोली, आज तो मैं आर्यन सर की वजह से अपने सिद्धार्थ को प्रपोज नहीं कर पाई, लेकिन जल्द ही मैं ये करूंगी। इससे पहले कि कोई और तितली मेरे सिद्धार्थ के आसपास मंडराए, मैं उसे सबसे चुरा लूंगी। चल अब चलते हैं। पाकी के इतना कहते ही वो दोनों पार्टी से निकल गए। जैसे ही वो बाहर आई, पाकी की नजर दूर खड़े एक सुनसान बिल्डिंग पर पड़ी। वहाँ एक परछाई खड़ी थी। बिना सोचे वो उसी तरफ बढ़ने लगी। उस शख्स की पीठ पाकी की तरफ थी। उसने फोन कान से लगाया हुआ था और बेहद ठंडी आवाज में कह रहा था, ठीक है, काम हो जाना चाहिए और मुझे इसमें शामिल होने की जरूरत ना पड़े। अगर मैंने अपने हाथ में ये काम लिया तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। पाकी ने ध्यान से सुना। उसके दिल में एक अजीब सा डर और एक्साइटमेंट थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोल रही थी, ये कौन है और किस काम की बात कर रहा है? कहीं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं है ना? हे भगवान, अगर ये डॉन है तो हमारे कॉलेज के आसपास क्या कर रहा है? फिर तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरे मासूम कंधों पर आ गई है। कैसे बचाऊं मैं सबकी जान? नहीं बाकी डरने से कुछ नहीं होगा, तुझे ये करना ही होगा। अगर तूने सबकी जान बचाई तो सिद्धार्थ की नजरों में तो हीरोइन बन जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर इस को पकड़ती हूँ। इतना कहते ही पाकी ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। उसे पास में ही एक छोटा सा डंडा पड़ा मिला और उसने तुरंत जाकर डंडे को हाथ में उठा लिया। दूर खड़ी जसलीन उसे ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने पाकी को डंडा उठाते हुए देखा, जसलीन की आंखें फैल गई और वो सर पर हाथ मारकर बोली, हे भगवान, ये पूरी पागल हो गई है क्या? किसे मारने जा रही है? इसे तो रोकना पड़ेगा। वैसे तो जसलीन अधिकतर पंजाबी में ही बोलती थी, लेकिन बहुत बार जब वो डरी हुई होती थी तो उसकी गाड़ी हिंदी के स्टेशन पर भी दौड़ने लगती थी। उसने पाकी को देखा और जोर से चिल्लाई, पाकी कहाँ जा रही है? वहाँ बहुत अंधेरा है, वापस आ। पाकी ने पीछे मुड़कर कहा,
एक मिनट, वहाँ कोई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई गड़बड़ करने आया है, लेकिन पाखी के होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसे सबक सिखाती हूँ अभी। इतना बोलते ही डंडे के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पाखी फिर से मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ देखा उसके होश उड़ गए। ऐसा क्या देखा था पाखी ने वहाँ पर? क्या पाखी कभी सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बता पाएगी? आखिर क्यों डरती है वो आर्यन से इतना? क्या आर्यन को प्रपोज करना बन जाएगी पाखी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। पाखी आंखें फाड़े अपने सामने देख रही थी, जहां इस वक्त कोई भी नहीं था। तब तक जसलीन भी उसके पास आ चुकी थी। वो पाखी का हाथ खींचते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में कोई ऐसे अकेले सुनसान बिल्डिंग की तरफ जाता है? अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया होता तो? आई बड़ी बहादुर बनने वाली, चल जल्दी यहाँ से। जसलीन ने बिना कुछ सोचे पाखी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से दूर ले जाने लगी। जसलीन पाखी को खींचकर जबरदस्ती वहां से ले गई और उसी वक्त दीवार के पीछे छुपा हुआ आर्यन बाहर आया, जो थोड़ी देर पहले वहां खड़े होकर बात कर रहा था। जसलीन की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसने तेजी से सर घुमाया। उसी पर उसकी नजर पाखी पर पड़ी, जो उसकी तरफ आ रही थी। तभी आर्यन जल्दी से जाकर दीवार के पीछे छुप गया। कुछ तो ऐसा था जो वो पाखी और जसलीन से छुपाना चाहता था। उनके जाने के बाद आर्यन तेजी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फिर एक नंबर को मिला दिया। उधर से फोन उठते ही आर्यन ने बेहद ठंडी और सख्त आवाज में कहा, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए, ढूंढो उसे। आर्यन का चेहरा इस वक्त ऐसा था जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही आर्यन है जो स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता है। इस वक्त वो कोई और ही लग रहा था। उसने अपनी बात खत्म करके फोन अपनी जेब में रखा और गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसी वक्त पाखी के पापा राकेश जी अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और खिड़की से आती हवा पर्दे को हौले हौले हिला रही थी। अचानक उनका मोबाइल तेज आवाज में बजने लगा। आखिरकार उन्होंने करवट बदली, झुंझलाहट में फोन उठाया और जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज सुनी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे और आवाज लड़खड़ाने लगी। वो घबराते हुए बोले, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे पास वक्त था, अब मैं क्या करूंगा? उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने फोन कट कर दिया, सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गए और बुदबुदाए, सब खत्म होने वाला है, मैं सब कुछ कैसे ठीक करूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बस एक ही रास्ता है, मुझे वही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। वो उठे और पाखी की तरफ गए। पाखी तो पहले घर आ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पापा भी इस वक्त घर पर ही हैं, क्योंकि राकेश जी काफी दिनों तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। उनके घर में आने जाने का पता पाखी को भी नहीं चलता था। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर पाखी गहरी नींद में थी। राकेश जी ने एक पल उसे देखा, फिर धीमे से खुद से बोले, अब मैं आराम से कल ही बात करूंगा, इसके कॉलेज से लौटने के बाद। अगर सुबह से कुछ कह दिया तो इसका मूड खराब हो जाएगा। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह पाखी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गए। राकेश जी घर पर नहीं थे। उसे पता भी नहीं चला कि वो देर रात कब आए और सुबह निकल गए। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि आज उसका कॉलेज में क्या हाल होने वाला है, क्योंकि एक रात पहले उसने जो कांड किया था उसका खामियाजा तो पाखी को भुगतना ही था। अगले दिन सुबह पाखी स्कूल पहुंचते ही अजीब सी घबराहट में थी। रात की अपनी हरकत याद आते ही उसके गाल लाल हो गए। आज मैं प्रोफेसर आर्यन के सामने नहीं पढ़ने वाली। वो खुद में बड़बड़ाई और गैलरियों में चुपके चुपके घूमने लगी। जैसे ही उसे किसी के कदमों की आहट हुई, वो फौरन एक साइड के कैबिन में घुस गई। अंदर आते ही वो किसी से टकरा गई। ओह सॉरी सॉरी। पाखी संभलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे खड़े शख्स ने उसकी कमर थामकर उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसकी पीठ उस शख्स की तरफ थी और वो गेट के बाहर झांक कर देखने लगी कि कहीं आर्यन तो नहीं आ रहे हैं। जानवर कहीं का, अपने आप को समझता क्या है? पाखी गुस्से में बड़बड़ाई, मैं नहीं जाने वाली उसके सामने, मैं कैसे उसका सामना करूंगी? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, किसका? पाखी के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे वो पलटी तो देखा प्रोफेसर आर्यन हाथ बांधे खड़े थे, चेहरे पर वही तीखी नजरें। प्रोफेसर आप? पाखी हकलाई। वो तुरंत वहां से भागने को मुड़ी, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया नीचे सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया। आर्यन ने फौरन उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई और फिर आर्यन जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। मिस पाखी, ये क्या हरकत है? आर्यन की आवाज सख्त थी। कल आपने पार्टी में मुझसे क्या कहा था? आपको होश भी है? पाखी का दिल धड़क उठा। वो धीरे से बुदबुदाई, अरे इस जानवर को कैसे बताऊं कि मैंने इसे आई लव यू नहीं कहा था? मेरे दिल का राजकुमार तो कोई और ही है। वो ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आर्यन उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, मिस पाखी, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी क्लास में पहुंचो, फास्ट। पाखी घबराई सी तुरंत वहां से भागी और आर्यन भी क्लास की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद पाखी सर झुकाए क्लास में खड़ी थी और रोज की तरफ से डांट खा रही थी। आर्यन ने गुस्से में उसकी कॉपी टेबल पर पटकी और बोला, ये क्या है मिस पाखी? आप दूसरी बार मैथ्स में फेल हो चुकी हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? पाखी सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी और मन में बोली, समझ में आ रहा है, तभी तो सुन रही हूँ, हिंदी में तो बोल रहे हैं। मिस पाखी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर तभी बेंच पर जोर की आवाज हुई और पीछे से आर्यन सर गरजे, मिस पाखी। वो चौंकते हुए बोली, यस सर। आर्यन ने गुस्से में पूछा, आपका ध्यान पढ़ाई में जरा भी नहीं है? गेट आउट ऑफ माय क्लास। कुछ ही मिनट बाद पाखी क्लास के बाहर खड़ी थी और मन ही मन खुश थी कि पूरी क्लास में उसे डांट नहीं सुननी पड़ेगी। वो नीचे बैठकर दीवार से सर टिकाकर सिद्धार्थ के बारे में सोचते सोचते सो गई। घंटा बीता, बेल बजी, सभी क्लास से बाहर निकले। आर्यन ने बाहर आकर देखा कि पाखी जमीन पर गहरी नींद में है। पहले तो उसे गुस्सा आया, पर फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो झुककर उसकी मासूम सूरत को देखने लगा। पाखी नींद में बुदबुदाई, सिद्धार्थ आप यहाँ? और अगले ही पल उसने आगे झुककर आर्यन के गले में बाहें डाली। आर्यन की सांसें थम गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो मिस पाखी? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मिस पाखी उठो अभी। वो हड़बड़ाकर उठी और गुस्से में बोली, किस जानवर ने मुझे उठा दिया? और अगले ही पल वो खुद को आर्यन सर की बाहों में देखकर जमीन पर जा गिरी। उसकी बात सुनकर आर्यन ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, व्हाट डिड यू जस्ट से? उसी वक्त जसलीन ने बाहर से ये नजारा देखा और मन में बोली, अब तो रभी बचाए मेरी दोस्त को। पाखी को आराम से सोया हुआ देखकर आर्यन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा। आर्यन ने गुस्से में पाखी को देखा और कहा, मिस पाखी आप मुझे मेरे कैबिन में मिले इमीडिएटली। इतना कहकर वो वहां से चला गया और पाखी उसे गुस्से से देखते हुए अपना सर पीटने लगी। पाखी जाते हुए आर्यन को देखकर बोली, ये पूरे दिन में जितना पाखी पाखी करते हैं उतना अगर राम का नाम जपते तो इन्हें आज तक भगवान मिल जाते। इन्हें समझ के नहीं आता कि मैं इनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब फिर से मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देंगे। वो उठी और आर्यन के कैबिन के बाहर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आर्यन की आवाज आई, कम इन। ये सुनकर तो पाखी का सारा रोमांस ही छूमंतर हो गया। पाखी ने मन में कहा, काश मेरे पास कोई गन होती, मैं 6 की 6 गोलियां इनके मुंह के अंदर मारती, जिससे कभी इनकी जुबान ही न खुलती। तभी आर्यन ने बाहर पाखी को खड़े देखा। पाखी खुद में ही कहीं गुम थी। आर्यन ने अपनी कड़क लेकिन शांत टोन में कहा, मिस पाखी क्या
आपको पूरे टाइम बाहर ही रहना है? ये सुनने के बाद पाखी बिना परमिशन लिए ही अंदर आ गई और बोली, नो सर। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, मिस पाखी, आपको बाहर खड़े रहने के लिए कहा था, ना कि वहीं जमीन पर सो जाने के लिए। अब आप मुझे इस बात का क्या जवाब देंगी? पाखी ने पहले तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर उसे एक बहाना मिला। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, सर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गई। देखिए मेरा अभी भी सर घूम रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं आपके ऊपर ही ना गिर जाऊं। पाखी का इतना ही कहना था कि आर्यन अपनी चेयर से थोड़ा पीछे हो गया। जैसे ही आर्यन पीछे हुआ, पाखी जानबूझकर लड़खड़ाने लगी, जैसे सचमुच उसे चक्कर आ रहे हो। आखिर उसे अपने नाटक को बिल्कुल रियल जो करना था, लेकिन आर्यन भी उसे बहुत अच्छे से पहचानता था। उसे पता था कि वो नाटक कर रही है। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, ध्यान से देखो मेरी तरफ। ये सुनते ही पाखी ने आर्यन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना शुरू किया और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा था और वो मन में बोली, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। वो अपने मन में आर्यन को देखकर बोली, कसम से अगर ये इतने खड़ूस नहीं होते तो मैं इनके ऊपर फ्लैट ही हो जाती। कितने हैंडसम है यार। पाखी को ये भी ध्यान नहीं रहा कि ये सब सोचते हुए वो लगातार आर्यन को घूर रही थी। आर्यन को यही बात अजीब लगी और उसे गुस्सा भी आने लगा। आर्यन सर ने जब उसे खुद को घूरता पाया तो चिल्लाते हुए बोले, मिस पाखी, क्या आप मुझे घूर रही हैं? पाखी ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, सर आपने ही तो कहा था कि ध्यान से देखो मुझे, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रही थी। आर्यन का मन हुआ कि अपना सर दीवार पे मार दे। वो लड़का उस लड़की को जितना समझाता था, पाखी उतने ही उल्टे काम करती थी। आर्यन सर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि ध्यान से देखिए, क्या मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ जो आप मुझे ये तबियत खराब का बहाना दे रही हैं? आपने न जाने कितनी बार एक ही बहाना दिया है कि आपकी तबियत खराब है। पाखी आर्यन सर को करेक्ट करते हुए बोली, सर कितनी बार नहीं, 199 बार। ये सुनकर आर्यन का मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले या पाखी का सर फोड़ दे। आर्यन ने अपनी गुस्से से भरी आंखों से पाखी को देखा, जिन्हें देखकर पाखी थोड़ा पीछे हटते हुए मन में बोली, इन्हें कुछ कहने की क्या जरूरत है? इनकी तो नागिन जैसी आंखें ही सब कह देती हैं। इतना ही आंखें दिखाने का शौक है तो नाक क्यों नहीं बन गए? आर्यन ने गुस्से से पाखी को देखा और सीट से खड़े होकर बोला, ऑलराइट, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप कॉलेज आ जाइएगा और एक बात ध्यान से सुनिए, कहीं किसी लड़के के ऊपर मत गिर जाइएगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। पाखी मन में बोली, क्या इन्होंने मेरे ऊपर तंज कसा? न जाने शेर मेरा शिकार करना कब छोड़ेंगे। ये सोचते हुए उसके पैर पटके और वो कैबिन से बाहर आ गई और जसलीन के साथ कॉलेज से घर की तरफ निकल गई। पाखी को तो इस बात का पता ही नहीं था कि घर पर एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। क्या होने वाला है पाखी के साथ आगे? क्या फैसला लिया है उसके पापा राकेश जी ने जो पाखी से जुड़ा हुआ है? आखिर पाखी उनकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। पाखी जब घर आई तो उसने सोफे पर अपने डैड राकेश जी को बैठे देखा। अपने पापा को सोफे पर बैठा हुआ देखकर पाखी पहले हैरान हुई, पर फिर दौड़ते हुए अपने पापा के पास आकर बोली, पापा आपने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज कॉलेज से आते ही आप मुझे घर पर मिलेंगे। पाखी की आवाज सुनते ही राकेश जी ने उसकी तरफ देखा। वो काफी देर से उसका ही वेट कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम सीरियस था। ये देखकर पाखी को भी थोड़ा सा अजीब लगा। वो अपने पापा को देखकर धीरे से बोली, क्या बात है पापा, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? राकेश जी ने उसकी तरफ देखा और प्यार से पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही वेट कर रहा था गुल्लू बेटा, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही पाखी अपने पापा को देखने लगी। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पाखी अपने पापा से कुछ पूछती उससे पहले ही राकेश जी ने उसे देखकर कहा, गुल्लू बेटा वादा करो मैं आज तुमसे जो कहूंगा उसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगी। ये सुनते ही पाखी का दिमाग इस कदर हर जगह घूम रहा था। राकेश जी ने पाखी के चेहरे के एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखा और फिर उसे देखकर प्यार से बोले, बेटा मैं जो भी कहूंगा तुम्हारी भलाई के लिए ही कहूंगा। पाखी ने आंखें सिकोड़कर अपने डैड को देखा और कहा, पापा मैं पूरी बात सुनने के बाद ही डिसाइड करूंगी कि मैं मना करूंगी या नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा बम मेरे ऊपर फोड़ने वाले हो। राकेश जी मुंह लटकाते हुए बोले, बेटा हमारा बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा है, ऊपर से तुम्हारी मॉम भी यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमारा बिजनेस संभल जाए। पाखी ने ये सुनकर अपनी आंखें जमीन पर इस कदर जमा ली मानो वो जमीन को खोदकर देखना चाहती थी कि क्या इसके अंदर कोई सोना चांदी है जिसे वो कंपनी में लगा सके। राकेश जी ने पाखी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, शेखावत फैमिली इंडिया की जानी मानी फैमिली में से एक है और वो चाहते हैं कि हम बिजनेस में उनके साथ पार्टनरशिप कर लें। ये सुनते ही पाखी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि फिलहाल के लिए उसके पापा की बातों का डायरेक्शन पाखी की तरफ नहीं था। उसने राकेश जी को देखकर कैजुअली कहा, तो दिक्कत क्या है पापा, अगर आपके सामने सोल्यूशन है तो उसे आजमाइए ना, आपको शेखावत फैमिली के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। पाखी की बातें सुनकर राकेश जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पाखी की आंखों में देखकर प्यार से बोले, प्रॉब्लम यह है कि वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, उन्हें तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। ये सुनने की देरी थी कि पाखी जोर से चिल्लाई, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने सलमान खान की फोटो फाड़ कर फेंक सकती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आप दोनों सामने हो मेरे, खुद के लिए तो टाइम मिलता नहीं आपको और मुझे इस दुनिया में लाकर पटक दिया। नो पापा मैं किसी से यूं ही शादी नहीं करने वाली। उसकी बातें सुनकर राकेश जी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, गुल्लू तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी और वैसे भी वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग होंगे, तुम्हारी एक फैमिली होगी। पाखी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन पापा मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, आप समझते क्यों नहीं है? राकेश जी उदास होकर बोले, ठीक है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। पाखी को उनका लटका हुआ मुंह देखकर बहुत बुरा लगा। आखिर वो उसके पापा थे और वो उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी पाखी को कोई कमी नहीं होने दी थी, यहाँ तक कि चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो वो एक बार तो पाखी को कॉल करते ही थे। पाखी की माँ भी उसके लिए हमेशा पूछती रहती थी। पाखी ने राकेश जी को देखा और अनमने मन से बोली, ओके फाइन पापा, मुझे पता है आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचकर रखा होगा और अगर मेरी वजह से कंपनी का फायदा हो रहा है तो मैं राजी हूँ। ये सुनते ही राकेश जी ने कसकर पाखी को गले लगाया और कहा, थैंक यू गुल्लू, वो कल ही मिलने आ रहे हैं तुमसे। एक पल के लिए पाखी का मन हुआ कि वो मना कर दे, लेकिन फिर अपने पापा को खुश देखकर वो भी मुस्कुरा दी। राकेश जी से मिलने के बाद पाखी अपने कमरे में आई और जसलीन को कॉल करके सब कुछ बता दिया। सुबह होते ही वो कॉलेज चली गई। कॉलेज के गेट से अंदर आते ही पाखी खुद से बुदबुदाई, भगवान जी आज किसी को भी दिखा देना लेकिन आज उस जानवर जैसे दिखने वाले प्रोफेसर को नहीं दिखाना, आज मुझे उनकी डांट सुनने का मूड नहीं है। अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए वो फटाफट क्लास की तरफ जा रही थी। निगाहें हर कोने में ये देखने के लिए घूम रही थी कि कहीं आर्यन सर दिखाई न दे जाएं, लेकिन किस्मत को तो शरारत करनी ही थी। एक मोड़ पर आती ही पाखी किसी से इतना जोर से टकराई कि उसके हाथ के कागज हवा में उड़ने लगे। मूवी की तरह समा स्लो मोशन हो गया, कागज तितलियों की तरह चारों तरफ बिखर रहे थे और उसी बीच पाखी का संतुलन बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। एक पल को जैसे समय थम गया। पाखी की सांसें तेज चलने लगी और आर्यन की आंखों में वही चुपती हुई चिंगारी साफ नजर आने लगी। उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। आर्यन की उंगलियों की पकड़ उसकी कमर पर कस गई और पाखी का हाथ अनजाने में ही उसके सीने पर टिक गया। दिल की धड़कनों की आवाज मानो पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। दोनों की निगाहें टकराई और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन तभी आर्यन को होश आया। उसने झटके से पाखी को छोड़ दिया। पाखी नीचे फर्श पर गिर गई और अपने सर को सहलाने लगी।
इतनी मजबूत दीवार किसकी है यार? वो चिढ़कर बोली। धीरे धीरे उसने नजरें हटाई और एक बार फिर अपना चेहरा घुमा लिया। ये अंबुजा सीमेंट से निकला जानवर है। पाखी खुद से बुदबुदाई और पीछे खिसकने लगी। तभी आर्यन की सख्त आवाज गूंजी, मिस पाखी क्या बड़बड़ा रही हैं आप? पाखी ने घबराकर झूठी मुस्कान दी। वो कुछ नहीं सर, बस जमीन को दोष दे रही थी। लेकिन आर्यन की नजर उस पर से हटी नहीं रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ाकर झुककर फर्श पर बिखरे हुए पेपर्स उठाने लगा और अनजाने में ही पाखी के हाथ से टकरा गया। पाखी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आज मुझे सबसे अच्छे टीचर की शक्ल दिख गई तो आज मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आर्यन सर ने उसे देखा और कहा, मेरे लिए इतना अच्छा तो आप मरते वक्त भी नहीं सोच सकती मिस पाखी। ये सुनते ही पाखी के मुंह से तुरंत निकला, राइट। फिर बात को संभालते हुए वो बोली, नो, और मरते वक्त मैं आपके बारे में क्यों ही सोचूंगी। हाँ। ये कहते हुए पाखी ने मन में कहा, मैं तो अपने सिद्धार्थ के बारे में सोचूंगी कि वो आए और मुझे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाए। हाय। आर्यन सर पाखी को देखकर बोले, मिस पाखी। आज भी फिर से पाखी को आर्यन की डांट पड़ी और जसलीन के साथ वो वापस घर चली गई। पाखी तो आज घर की शक्ल तक नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसे आज जंग के मैदान में उतरना ही था। उसने मन ही मन ठान लिया था, आज तो उस लड़के की चटनी बनाऊंगी और तब तक पीसूंगी जब तक वो मिक्सी में पिस न जाए। थकी हारी पाखी घर पहुंची और ढप से सोफे पर गिर गई। तभी उसके पापा की आवाज आई, गुल्लू। पाखी ने उनींदी आंखें खोली और पापा को देखा। उसकी नजर टेबल पर पड़ी तो वहाँ तरह तरह का नाश्ता सजा था। वाह, लड़के देखने की तैयारी ऐसी हो रही है जैसे घर में बारात आ रही है। वो दिल ही दिल में उस अनदेखे इंसान को गालियां दे रही थी और मन ही मन रो भी रही थी। क्या सोचा था मैंने, पाखी ने खुद से कहा, कि मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी, अगले दिन हनीमून मनाऊंगी। लेकिन यहाँ तो हनीमून क्या, मन ही टूटकर सर पर गिर गया। सब पापा ने बर्बाद कर दिया। पाखी का उतरा हुआ चेहरा देखकर राकेश जी का दिल पसीज गया। सब मेरे कारण हो रहा है। अगर बिजनेस में दिक्कत ना आती तो तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। पाखी ने पापा को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं डैड, अगर वो इंसान मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं भी शादी के लिए सोचूंगी। राकेश जी की आंखें चमक उठी। ठीक ठाक बेटा, वो ठीक ठाक नहीं, बहुत सुंदर लड़का है, हीरा है हीरा। पाखी ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम होते होते उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। वो कमरे में चक्कर काटते हुए बड़बड़ा रही थी, देखती हूँ आज वो हीरा कैसा हीरा है, पहले ही मुलाकात में उसकी चमक उड़ा कर रख दूंगी। तभी उसके पापा की आवाज आई, बेटा बाहर आओ, सब वेट कर रहे हैं। पाखी ने मुंह बनाया, ड्रेस को ठीक किया और बाहर आई। लेकिन जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कनें थम गई और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिरने लगी। तभी वहां खड़े शख्स ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और वो कोई और नहीं बल्कि उसके मैथ्स के टीचर प्रोफेसर आर्यन थे। क्या सच में होने वाली है पाखी की शादी आर्यन के साथ? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है और आर्यन पाखी के साथ शादी करने के लिए कैसे मान गया? क्या इस शादी के पीछे छिपा हुआ है कोई बहुत बड़ा राज? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आर्यन को अपने सामने देखकर पाखी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी, मिस पाखी। पाखी ने अपनी आंखें खोली और जो उसने सामने देखा उसके बाद तो उसे सदमा ही लगा। पाखी ने इधर उधर देखा और फिर मन में कहा, क्या मैं सर के ऑफिस में हूँ? लेकिन ये रूम तो मुझे अपना सा लग रहा है। तभी राकेश जी पाखी के पास आए और बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम बेहोश कैसे हो गई? पाखी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये आदमी यहाँ हमारे घर में क्या कर रहा है? पाखी के मुंह से इतना सुनकर राकेश जी तेज आवाज में बोले, पाखी ये क्या बदतमीजी है, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? तभी पाखी बोली, अब आप एक बूढ़े से मेरी शादी कराएंगे पापा? ये सुनकर आर्यन गुस्से से बोला, ओ हेलो, आई एम ओनली 27 इयर्स ओल्ड, ओके? ये सुनकर पाखी तपाक से बोली, हाँ, और मैं अभी 25 साल की भी नहीं हुई हूँ। पाखी की बात सुनकर आर्यन चिढ़ते हुए बोला, तुम जैसी बेकार स्टूडेंट के साथ रहेगा भी कौन? ये सुनकर पाखी जो अभी बेड पर थी वो बेड पर ही चढ़ गई और बोली, बेकार स्टूडेंट किसको बोला आपने? आपको मुझ जैसी स्टूडेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर आर्यन ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, यस यू आर राइट। ये सुनकर पाखी को समझ में आ गया कि आर्यन ने अभी उससे क्या कहा। वो गुस्से से लाल होकर बोली, आप एकदम बेकार प्रोफेसर हैं, आपकी वजह से मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। आर्यन उसे देखकर बोला, मिस पाखी मेरी वजह से या खुद की वजह से? कितनी बार कहा है ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, लेकिन आप तो हमेशा फोन में घुसी रहती हैं। इससे पहले कि पाखी आर्यन पर बरसती उससे पहले ही आर्यन के डैड यानी रितेश शेखावत अपनी कड़क आवाज में बोले, दोनों शांत हो जाओ। ये सुनते ही दोनों चुप होकर एक दूसरे को देखने लगे। राकेश जी दोनों को हॉल में आने का कहकर सबको हॉल की तरफ ले गए। अब उस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, पाखी और आर्यन। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उस कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड ने आपको चुना है, अगर पता होता तो कब का आपको मना कर चुका होता। पाखी भी बेड पर बैठ गई और बोली, मुझे भी अगर पता होता कि मेरे खड़ूस टीचर से मेरी शादी हो रही है तो मैं भी पहले ही मना कर चुकी होती। आर्यन ने पाखी को घूर कर देखा और कहा, जिन्हें पढ़ाई करनी ही नहीं आती उन्हें अक्सर उन्हें पढ़ाने वाले लोग खड़ूस ही लगते हैं। एनीवे, ये बात आपको समझ नहीं आएगी मिस पाखी। आर्यन भी बेड पर बैठ गया और बोला, मिस पाखी मुझे नहीं पता कि मेरे डैड क्या फैसला लेंगे और मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता, इसलिए शायद आपको भी समझौता करना ही पड़ेगा। ये सुनकर पाखी गुस्से से बोली, लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही कहीं ना कहीं आर्यन को हंसी आ रही थी। उसने कहा, कहीं ये वो तुम्हारा सो कॉल्ड क्रश सिद्धार्थ तो नहीं? ये सुनकर तो पाखी भड़क गई और बोली, आप मेरे सर हो इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, और अगर इन्हीं सर के साथ तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हो जाएं तो फिर? ये सुनकर तो पाखी का मन किया कि वो आर्यन को बहुत पीटे। वो गुस्से से बोली, छी आपकी कितनी गंदी सोच है। इतना कहकर वो बाहर भाग गई। आर्यन जो कि बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं था, वो हॉल में आया और देखा कि सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और पाखी एक साइड में खड़ी चुपचाप उन सबको देख रही थी। आर्यन उन सबके पास आया और बोला, डैड हम ये शादी नहीं कर सकते, पाखी मेरी स्टूडेंट है और ये यूनिवर्सिटी के रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर रितेश जी बोले, आर्यन तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, आखिर हमने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी लेकिन तुमने सबको मना कर दिया। लेकिन पाखी हमें बहुत पसंद है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, और वैसे भी तुम 2 साल बाद खुद ही ये जॉब छोड़ दोगे तो दिक्कत क्या है? आर्यन ने कहा, लेकिन डैड आपने कभी सोचा है कि अगर कॉलेज में हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चलेगा तो सब क्या कहेंगे? मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आर्यन की मॉम सुलोचना जी वहां पर शांत खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। रितेश जी हंसते हुए बोले, ओह रियली, किसी में इतनी हिम्मत है जो आर्यन शेखावत को कॉलेज से निकाल सके? उन्हें तुम्हें बस अपना नाम बताना है, फिर वो भी तुम्हारा साथ दे देंगे। ये सुनकर पाखी भी हैरान थी। उसने मन में सोचा, आखिर ऐसा भी क्या है इनके नाम में? क्या सोने चांदी लगे हैं जो सब सुनकर इनके पीछे आ जाएंगे? पाखी ने मायूस सा चेहरा बनाकर अपने डैड को देखा। वो आंखों ही आंखों में बोल रही थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन राकेश जी ने डबल मायूस चेहरा बनाकर उसे देखा।
जिसे देखकर वो खुद ही पिघल गई। पाखी अब बस आर्यन के सहारे थी कि काश वो ही ये शादी तोड़ दे। कुछ देर बाद सारे लोग चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ पाखी और राकेश जी थे। पाखी ने हाथों की उंगलियों को देखा और मायूस सा चेहरा बना लिया। उसके रिंग फिंगर में एक डायमंड रिंग चमक रही थी। आज उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि पहली बार जिस इंसान को उसने इतना प्यारा और हैंडसम समझा था, ऊपर से प्यार भी किया था, वो उसका फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। पाखी रुआसी होकर अपने कमरे में चली गई और उसने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ आर्यन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बस सिर्फ फर्क इतना था कि वो लड़कियों की तरह रोकर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकता था। कार में अंदर बैठते ही उसके डैड ने कहा, आर्यन बेटा, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी शादी पाखी चौहान से क्यों करवाना चाहता हूँ। आर्यन ने बिना कुछ कहे बस हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। आर्यन ने रितेश जी से कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन डैड आपको समझना चाहिए कि वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसका टीचर हूँ और हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही राकेश जी बोले, आर्यन तुम भूल रहे हो कि तुमने 4 साल पहले क्या गलती की थी। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने बाहर देखते हुए ही कहा, डैड अगर पाखी को मेरे सच के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगी। राकेश जी बोले, तब का तब देखेंगे, फिलहाल अपनी मंगेतर को सबसे बचा कर रखना। ये कहते हुए वो उसे चिढ़ा रहे थे, लेकिन आर्यन ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस मन ही मन खुद की किस्मत को कोस रहा था और खुद से बोला, यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी सगाई मिस पाखी से हुई है। वो मिस पाखी जो खुद एक चलती फिरती आफत है। काश मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया होता तो आज ये सब नहीं होता। अपने बेटे को उदास देखकर आर्यन की मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा आर्यन बेटा, पाखी अच्छी लड़की है, मुझे विश्वास है कि वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। ये सुनकर पता नहीं क्यों आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपनी मां को देखकर बोला, मां आपको सच में लगता है कि पाखी मेरा ध्यान रख सकती है? अरे वो अपना ध्यान तो रख ले, वही बहुत है। समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को पूरी दुनिया में मेरे लिए मिस पाखी ही मिली थी क्या? आर्यन ने ये सारी बातें बहुत धीरे से बोली थी, जिससे उसकी बातें सिर्फ उसकी मां सुने और पापा नहीं, क्योंकि वो अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन शायद आर्यन के पापा ने उसकी कुछ बातें सुन ली थी और वो अपनी गर्दन घुमाकर आर्यन को देखते हुए बोले, अरे अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर इस वक्त कोई चीज मायने रखती है तो वो ये सच्चाई कि तुम्हारी सगाई पाखी के साथ हो चुकी है और बहुत जल्द मैं तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगा। आखिर ऐसा क्या था आर्यन की जिंदगी में जो पाखी को नहीं पता था? क्या पाखी कभी आर्यन के सच के बारे में जान पाएगी? क्या वो राज बाहर आएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अपने पापा की बात सुनकर आर्यन चुप हो गया, लेकिन वो अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर उसके पापा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, आर्यन तुम भूल रहे हो कि तुमने 4 साल पहले क्या गलती की थी। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। आर्यन ने बाहर देखते हुए कहा, डैड अगर पाखी को मेरे सच के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगी। रितेश जी बोले, तब का तब देखेंगे, फिलहाल अपनी मंगेतर को सबसे बचा कर रखना। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और फिर वो लोग भी अपने घर में वापस आ गए। सुबह जब पाखी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी अंगूठी पर गई। उसने अंगूठी के ऊपर अपनी दूसरी उंगली को फेरते हुए कहा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे खड़ूस प्रोफेसर जिन्हें मैं सपने में भी नहीं देखना चाहती थी, वो मेरी लाइफ का हिस्सा बनने वाले हैं। हे भगवान, मुझे कौन से जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है? आखिर मैंने किसका बुरा किया था जो वो खड़ूस इंसान मेरी जिंदगी में आ रहा है? मैं तो कितनी मासूम सी हूँ, कभी किसी का बुरा करना तो दूर कहती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी उससे शादी। थोड़ी देर तक अपनी किस्मत और आर्यन को कोसने के बाद आखिरकार पाखी बिस्तर से उठी और वॉशरूम में घुस गई। वहां से आने के बाद वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। आज उसका ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं था, इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज निकल गई। वो अपने कॉलेज गई तो सामने उसे जसलीन मिल गई। जसलीन भागते हुए उसकी ओर आने लगी, जिसे देखकर पाखी इधर उधर पकड़ने के लिए जगह ढूंढने लगी। पाखी इधर उधर देख रही थी कि तभी जसलीन उसके पास आकर कूद गई और जैसे ही उसने पाखी को पकड़ा, पाखी पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो किसी के ऊपर गिरी थी। पाखी ने जब जसलीन को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसकी नजर का पीछा करते हुए उसने अपनी गर्दन को घुमाया तो उसने जो देखा उसके बाद उसके पास कोई शब्द नहीं थे। पीछे केमिस्ट्री प्रोफेसर थे और वो उनके ऊपर गिर गई थी। केमिस्ट्री प्रोफेसर मिस्टर जैन उसे गुस्से से घूर रहे थे, जिसे देखकर पाखी ने अपनी गर्दन जसलीन की तरफ घुमाई और जसलीन को पीछे से लात मारकर उसे नीचे गिराया और जल्दी से खुद उठकर खड़ी हो गई। केमिस्ट्री प्रोफेसर जसलीन और पाखी को गुस्से से घूर रहे थे और पाखी और जसलीन के पास बिल्कुल भी शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे। जसलीन खड़ी हुई और दर्द से कराहते हुए बोली, हाय तू तो मेरा बम ही तोड़ देता। पाखी को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वहीं गड्ढा खोदे और उसके अंदर घुस जाए। तभी आर्यन सर भी वहां आ गए और केमिस्ट्री सर को उठाते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये सुनते ही मिस्टर जैन ने उन दोनों लड़कियों को गुस्से से देखा और कहा, मिस पाखी एंड मिस जसलीन, कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। ये सुनते ही पाखी और जसलीन ने पहले तो एक दूसरे को देखा। पाखी आंखों ही आंखों में जसलीन से कह रही थी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जसलीन आंखों ही आंखों में पाखी से बोली, पहले इस बला से तो निपट ले। मिस्टर जैन ये कहकर वहां से गुस्से में चले गए और आर्यन उन दोनों को शक भरी निगाहों से देखने लगा। आर्यन ने कहा, आप दोनों ने मिस्टर जैन के साथ क्या किया है जो वो इतने गुस्से में है? पाखी ये सुनकर गुस्से से जसलीन को देखने लगी और ये देखकर जसलीन अपना चेहरा मासूम सा बनाकर बोली, कुछ नहीं सर, वो हम दोनों जैन सर से टकरा गए थे। उसकी बातों पर तो आर्यन को रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि आखिर टकराने से मिस्टर जैन नीचे कैसे गिर सकते हैं। उन दोनों ने आर्यन सर को किसी सोच में डूबा देखा तो वो दोनों वहां से तुरंत भाग गए। आर्यन को जब यह एहसास हुआ कि वो दोनों गायब हैं तो उसने मन में कहा, पहले तो मिस पाखी बेकार की हरकतें करती थी, अब तो उसने मिस जसलीन को भी सिखा दिया। यहाँ जब पाखी और जसलीन मिस्टर जैन के ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सामने मिस्टर जैन गुस्से से कुर्सी पर अपना सर टिकाए बैठे थे। मिस्टर जैन ने कुछ देर तक उन दोनों को खुद के लेक्चर सुनाए और फिर जब उनका कोटा पूरा हुआ तो उन दोनों को उन्होंने जाने को कहा। जसलीन का तो उनका लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर ही सर घूम गया। पाखी का भी कुछ यही हाल था। आखिर उसे आज पहली बार आर्यन सर को छोड़कर किसी और सर से डांट पड़ी थी, वो भी दूसरे ऑफिस में। ये सोचते ही पाखी का सर फट रहा था। पाखी जैसे ही कॉरिडोर से गुजरी उसका दिमाग अब भी मिस्टर जैन की डांट से गूंज रहा था। आज तो मैंने ठान लिया है, मैथ्स पीरियड में बैठूंगी ही नहीं। आर्यन सर के गुस्से का सामना करने का मूड ही नहीं है मेरा, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही क्लासरूम की ओर बढ़ी किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक खाली कमरे में खींच लिया। पाखी चीखने ही वाली थी कि किसी ने उसके होठों पर मजबूती से हाथ रख दिए। उसने आंखें चौड़ी करके देखा, आर्यन। वो इतना करीब था कि पाखी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी गर्म सांसें पाखी के गाल को छू रही थी। पाखी सिहर उठी। आर्यन झुककर उसके कान के बिल्कुल पास आया और धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, मिस पाखी, किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, समझिए आप? पाखी ने घबराहट में सर हिलाया। आर्यन ने हाथ हटाया तो पाखी ने जैसे ही राहत की सांस ली तुरंत कमरे से बाहर निकल भागी। आर्यन भी यहाँ से जाने को था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक डायरी पर गई। उसने जमीन से वो डायरी उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पलटा वैसे ही उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान छा गई। इधर पाखी तेज कदमों से सीधे क्लासरूम में जाकर जसलीन के बगल में बेंच पर बैठ गई। लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स के पीरियड्स हुए उनमें से एक भी पाखी ने ठीक से न सुना न समझा, क्योंकि पाखी के दिमाग में तो अभी भी वो सारी कल की बातें चल रही थी। वो अपने मन में बोली, मुझे अभी तक सच में विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आर्यन सर की मंगेतर बन चुकी हूँ, मतलब उस जानवर की मंगेतर।
ये सोचकर ही उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों किया था। हाँ, एक वक्त था जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी आई थी और आर्यन सर को देखते ही उसे पहला प्यार हो गया। उसने तो सोच भी लिया था कि वो उनसे ही शादी करेगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये हैंडसम सा, क्यूट सा, चार्मिंग सा दिखने वाला उसका टीचर इतना खड़ूस होगा। पाकी को जब से आर्यन सर की डांट पड़नी शुरू हुई थी तब से उसकी राय बिल्कुल बदल चुकी थी अपने मैथ्स टीचर के लिए। फाइनली अब मैथ्स पीरियड की बारी आ चुकी थी। मैथ्स की क्लास आती ही पाकी जसलीन को वहां छोड़कर किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आर्यन सर मैथ्स क्लास में पधार चुके थे। ये देखकर पाकी वहीं जम गई। आर्यन की नजर जब पाकी पर गई तो वो समझ गया कि पाकी क्लास से भागने की फिराक में थी। आर्यन ने उसे कहा, मिस पाकी, आप कहाँ जाने की सोच रही हैं? ये सुनकर पाकी ने अपना सर ना में हिला दिया, मानो उसके मुंह में जुबान ही ना हो। आर्यन फिर से बोला, अपनी सीट पर बैठिए मिस पाकी। आर्यन ने उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहा तो पाकी अपनी सीट पर बैठी और उसने सामने देखा तो आर्यन सर व्हाइट बोर्ड पर मैथ्स के साथ महाभारत कर रहे थे। पाकी धीरे से बोली, इसके साथ उसे ऐड करो, इसके साथ उसे मल्टीप्लाई करो। न जाने बोर्ड पर क्या चल रहा था। ये देखकर तो पाकी के दिमाग की हवाएं ही उड़ गईं। पाकी एक वक्त के लिए बोर्ड को छोड़कर आर्यन सर को देखने लगी। पहले तो आर्यन सर ने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन फिर जब उन्होंने पाकी को खुद को इतने प्यार से घूरते हुए देखा तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। पाकी को उन्हें इस तरह तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। वो मन ही मन बोली, चलो मैथ्स न सही, मैथ्स सर ही सही, किसी को तो देखकर मजा आया। आर्यन सर ने जब देखा कि पाकी एक टक उन्हें ही घूर रही है तो उनका ध्यान अब बोर्ड पर नहीं लग रहा था। पाकी ने मन में फिर से कहा, अब देखती हूँ क्या कहते हैं ये, आखिर मंगेतर होने का कुछ तो एडवांटेज मिले। ये सोचते हुए पाकी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और वैसे ही आर्यन सर को प्यार से देखने लगी। तभी आर्यन सर ने सबको नोट्स उतारने को कहा और फिर पाकी की तरफ आने लगे। उन्हें देखकर पाकी की हालत खराब होने लगी। वो खुद से बोली, ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? हे भगवान, मुझे इस राक्षस से बचाओ। क्या आर्यन फिर से पूरी क्लास के सामने करने वाला है पाकी की इंसल्ट, या फिर इस बार उसे छोड़ देगा? क्या उसे अपनी एंगेजमेंट की वजह से आज पाकी के लिए कुछ अलग फील होगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आर्यन की हालत देखकर पाकी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और वैसे ही आर्यन सर को प्यार से देखने लगी। आर्यन सर ने सबको नोट्स उतारने को कहा और फिर पाकी की तरफ आने लगे। ये देखकर तो पाकी को अब डर लग रहा था। आर्यन सर पाकी के पास आए और बोले, मिस पाकी, आपको समझ में आया कि मैंने अभी सबको क्या समझाया? ये सुनकर तो पाकी की हालत किसी पालतू जानवर की तरह हो गई थी। आर्यन सर फिर से उसे देखकर बोले, व्हाइट बोर्ड के पास चलिए और सबको थ्योरम के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाइए जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। ये सुनकर तो पाकी की जान सीधा मुंह में आ गई। पाकी ने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा जहां साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस प्लस और न जाने क्या क्या लिखा था। पाकी वो सब समझती थी, लेकिन उसे सॉल्व करना और समझाना नहीं आता था। पाकी व्हाइट बोर्ड के पास गई और व्हाइट बोर्ड को देखकर खुद ही सोचने लगी कि आखिर सर ने इसे सॉल्व कैसे किया है। आर्यन ने देखा कि पाकी वहां कंफ्यूजन में खड़ी है तो आर्यन उसके पास आया और बोला, मिस पाकी, छुट्टी के वक्त मुझे ऑफिस में मिलिए और अभी के लिए गेट आउट। ये सुनने की देर थी कि पाकी ने गुस्से से आर्यन को देखा और पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गए। उसे बाहर जाता देखकर जसलीन अपनी बेंच से खड़ी हुई और आर्यन सर से बोली, सर मुझे भी मैथ समझ में नहीं आई, क्या मैं भी बाहर जा सकती हूँ? ये सुनते ही आर्यन ने जसलीन को गुस्से से घूरा, जिसे देखकर जसलीन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। पाकी बाहर आई और मन ही मन आर्यन को इतनी गालियां दी कि बेचारा आर्यन अगर इधर होता तो वो अभी के अभी उन गालियों को सुनकर कॉलेज से ही बाहर चला जाता। थोड़ी देर बाद जब छुट्टी हुई तो आर्यन क्लास से बाहर आया और उसने जो सामने देखा उसके बाद उसका सच में खुद का सर फोड़ने का मन कर रहा था। पाकी नीचे जमीन पर बैठी अपने नाखून चबा रही थी, जिसे देखकर आर्यन को इतना गुस्सा आया कि उसने पाकी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, मिस पाकी, मैंने आपको बाहर खड़ा रहने को कहा था, ना कि बैठ जाने को। पाकी मुस्कुराकर बोली, सर मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, मेरा सर 360 डिग्रीज में घूमने लगता है। ये सुनकर आर्यन ने उसे घूरकर देखा और कहा, चलो आपको 360 डिग्रीज का मतलब तो पता है, मेरे ऑफिस में जल्दी आइए। ये कहकर वो फिर से निकल गए। पाकी गुस्से से उसे पंच दिखाने लगी, लेकिन वो जानती थी कि आर्यन उसके पंच को नहीं देख पा रहा था। आर्यन के जाते ही जसलीन उदास होकर बोली, आर्यन सर ने मैंने फिर से नहीं बुलाया। ये सुनकर पाकी उसे हैरान होकर देखने लगी और बोली, इस लड़की को क्या लगता है कि मैं लड्डू पेड़ा लेने जा रही हूँ ऑफिस में? मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि जब जसलीन को ये पता चलेगा कि मेरी सगाई आर्यन सर से हुई है तो ये मेरे साथ क्या करेगी। बेचारी के दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। पाकी ये सब सोचते हुए ही उदास मन से आर्यन के ऑफिस की तरफ चली गई। वो इस वक्त बहुत सारी चीजों में उलझी हुई थी जिसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं था। जब पाकी आर्यन के ऑफिस में आई तो आर्यन कुछ फाइल्स लिए बैठा हुआ था। पाकी ने नॉक किया तो आर्यन की नजर उस पर गई। आर्यन ने अंदर आने को कहा और पाकी अंदर आकर बोली, इससे पहले कि आप मुझे डांटे मैं बता दूं कि मैं कल की बात से परेशान थी, इसलिए मेरा ध्यान क्लास पर नहीं था। ये सुनते ही आर्यन ने उसे घूरकर देखा और कहा, अच्छा मिस पाकी, ऐसी बात है तो आप मुझे प्यार से क्यों घूर रही थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी? ये सुनते ही पाकी हड़बड़ा गई और हकलाते हुए बोली, मैं पाकी ने अपने दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। तभी पाकी की आंखों में एक चमक आ गई और वो खुद से बोली, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? जबरदस्ती सही, लेकिन मेरी उनके साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। पाकी ने फिर से आर्यन को प्यार से देखना शुरू कर दिया और कहा, क्यों? क्या मैं आपको प्यार से नहीं देख सकती? आखिर आप मेरे अनचाहे मंगेतर ही सही, लेकिन हो तो ना। अब आप मुझसे ये तो नहीं कह सकते ना, मिस पाकी कम टू माय ऑफिस। ये सुनकर तो आर्यन पूरे सदमे में आ चुका था। आखिर ये लड़की अपनी शादी के एडवांटेजेस उठा रही थी। आर्यन ने उसे घूरा और कहा, अच्छा तो आप डांट से बचने के लिए बहाना ढूंढ रही हैं? पाकी आर्यन की ऑपोजिट वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मुझे बहाने की क्या जरूरत है मिस्टर आर्यन शेखावत? आर्यन उसे हैरान नजरों से देखने लगा और सोचने लगा कि इस लड़की के इतने पर निकल आए हैं कि ये अब उसे सर बोलने की भी जहमत नहीं उठा रही। पाकी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि तभी किसी की आवाज ऑफिस में आई, मैं आ कम इन सर? ये सुनने की देरी थी कि पाकी की नजर दरवाजे के पास गई जहां सिद्धार्थ खड़ा था। ये देखकर तो पाकी वहीं एकदम से जम चुकी थी। पाकी की नजर जैसे सिद्धार्थ से हटी नहीं रही थी, वो बस एक टक उसे देख रही थी। ये देखकर आर्यन भी समझ गया कि पाकी मैडम के अंदर का सच्चा वाला प्यार बाहर आ चुका है। वो पागलों की तरह फिर से सिद्धार्थ को देखने लगी थी। आर्यन ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, आप ऑफिस में 15 मिनट बाद आना, मैं मिस पाकी से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, यस सर, और वहां से चला गया, जिसे देखकर पाकी का पारा चढ़ गया। उसे जाता देखकर पाकी को ऐसा लगा मानो वो अपनी सबसे कीमती चीज से दूर जाते हुए देख रही हो। पाकी ने गुस्से में आर्यन को देखा और तभी आर्यन ने कहा, क्यों आपको कोई दिक्कत है? लिसन मिस पाकी, ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ हमारा सिर्फ स्टूडेंट टीचर का रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर पाकी अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए बोली, तो रखना भी कौन चाहता है आपसे रिश्ता? ये कहकर वो बाहर चली गई। कॉलेज की छुट्टी होते ही कैंपस खाली हो गया। सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल गए। आर्यन भी अपनी ब्लैक एसयूवी निकालकर सीधा अपने विला की ओर बढ़ गया।
विला की भारी भरकम लोहे की गेट से लेकर मार्बल के फर्श तक हर चीज उसके रुतबे की गवाही दे रही थी, पर उस खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा भी था। अपने रूम में जाकर उसने शर्ट उतारी, चेहरा धोया और कुछ देर आईने में खुद को देखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सख्त नापसंदगी भरी परत चढ़ी हुई थी, पर आंखों में कहीं गहराई में कोई और कहानी दबाकर बैठी थी। फ्रेश होकर वो स्टडी रूम में गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और लकड़ी के भारी फर्नीचर के बीच उसका पीए नवीन उसका इंतजार कर रहा था। नवीन ने तुरंत फाइलों का ढेर टेबल पर सरकाया। बॉस, ये सारी फाइलें कुछ दिनों से पेंडिंग है, इन पर आपके सिग्नेचर चाहिए। आर्यन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए ठंडे स्वर में कहा, दिखाओ। वो एक एक फाइल ध्यान से पढ़ने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर हर पन्ने पर उसकी नजर बहुत बारीकी से चढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसने बिना सर उठाए कहा, ये सारी फाइलें ठीक है, लेकिन इस फाइल में लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे सही नहीं लग रही। मिस्टर बत्रा को ये फाइल वापस करो। उनसे कह देना अगर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में बदलाव नहीं किए तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे और ना ही ये कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा। नवीन ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और नोट बना लिया। आर्यन ने अचानक फाइल बंद की और नजरें सीधे नवीन की तरफ उठी। क्या उसकी जानकारी मिली? कमरे में जैसे एक पल को हवा भी ठहर गई। नवीन ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, बॉस, हम 4 साल से लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं पता चला, जैसे वो इस दुनिया से गायब हो गए हों। आर्यन का चेहरा अचानक बदल गया। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और चुपचाप छत को घूमने लगा। उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, आर्यन, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आर्यन, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? उसके होंठ कसकर भींच गए। उसकी उंगलियां कुर्सियों के हत्थे को दबाने लगी। कमरे का माहौल अचानक बोझिल हो गया। आर्यन ने धीरे से लेकिन बेहद खतरनाक अंदाज में कहा, मुझे किसी भी हाल में उसके बारे में जानना है। इससे पहले कि मेरे डैड मेरी शादी पाकी से करवाएं, मुझे उसे ढूंढना होगा। चाहे जमीन के नीचे क्यों ना छुपी हो, उसे मैं निकाल लूंगा। उसकी आवाज में वो ठंडा जुनून था जिसे सुनकर नवीन की रीढ़ में भी सिरहन दौड़ गई। आखिर किसको ढूंढ रहा था आर्यन? क्या आर्यन और पाकी की शादी सच में हो जाएगी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आर्यन ने नवीन को देखकर कहा, क्या उसकी कोई जानकारी मिली? यह सुनकर नवीन ने कहा, बॉस, हम 4 साल से उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। ये सुनकर आर्यन किसी सोच में डूब गया। यहाँ पाकी अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि वो इस शादी से पीछा कैसे छुड़वाए। पाकी चिप्स खाते हुए खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसके डैड कमरे के अंदर आकर बोले, बेटा, कल हमें आर्यन के घर जाना है। ये सुनते ही पाकी का मानो सर घूमने लग गया। वो हैरान होकर बोली, क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ डाडू। राकेश जी ने कहा, प्लीज बेटा, मना मत करो, थोड़ी देर की बात है। पाकी जानती थी कि अगर वो नहीं मानी तो उसके डैड उसे तब तक मनाते रहेंगे जब तक कि वो मान नहीं जाती। पाकी ने कहा, ओके फाइन डैड, मैं चलती हूँ। ये सुनते ही पाकी के डैड खुश हो गए। पाकी को इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद अगर आर्यन उसके सामने रहता तो वो उसकी जान ले लेती। अगले दिन राकेश जी पाकी को लेकर शेखावत विला आए। आर्यन ने एक नजर पाकी को देखा, जो शायद जबरदस्ती की स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी। आर्यन को उसे देखकर एक स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके डैड ने उसका रिश्ता किसके साथ जोड़ दिया है। रितेश जी ने आर्यन को देखकर कहा, आर्यन, जाओ पाकी को अपना रूम दिखाओ, आखिर वो कमरा आने वाले टाइम में पाकी का भी होगा। आर्यन ने पाकी को साथ चलने का इशारा किया और पाकी भी एक आदर्श बेटी की तरह वहां से उसके पीछे चली गई। वैसे भी इन सब में वो बोर नहीं होना चाहती थी। कमरे में आते ही पाकी सीधा बेड पर कूद कर बैठे, जिसे देखकर आर्यन गुस्से से बोला, मिस पाकी। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, क्या मिस पाकी, अब आप इसके लिए मुझे कहेंगे? सर, मिस पाकी, कम टू माय रूम। इतना कहकर पाकी जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन ने बेड के पास जाकर उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो इस बार मैं डांटूंगा नहीं, सीधा बेड पर पटक दूंगा और आगे। इतना सुनने की देर थी कि पाकी की हालत बद से बदतर हो गई। पाकी का उड़ा हुआ रंग देखकर आर्यन को बहुत हंसी आ रही थी। उसने पाकी को छोड़ा और कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ मिस पाकी, आप तो खामखा डर गए। पाकी बेड पर खड़े होकर बोली, सर, यहाँ मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप भले ही मुझे कॉलेज में डांट लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं। वैसे भी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही होगा कि मेरी शादी एक बुजुर्ग से हो रही है। ये सुनकर आर्यन ने अपनी एक आईब्रो ऊंची की और कहा, मैं आपको बुजुर्ग दिखता हूँ? आपको पता है मुझ पर कितनी लड़कियां मरती हैं? ये सुनकर पाकी मुंह बनाते हुए बोली, जितनी भी मरती हो, लेकिन मैं तो नहीं मरती ना। आर्यन पाकी के करीब जाते हुए बोला, अच्छा, अगर आप नहीं मरती तो हमारे छोटे छोटे 2 बच्चों की प्लानिंग किसने की थी? ये सुनते ही पाकी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, जिसे देखकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। पाकी उसे हंसते हुए देखकर मन में बोली, आखिर ये हैवान हंसता भी है। तभी पाकी ने मुंह बनाकर आर्यन से कहा, आप गलत फहमी लेकर जी रहे हैं। आर्यन अपने कबर्ड की तरफ गया और एक डायरी निकालकर पाकी को देते हुए बोला, आपकी डायरी। पाकी ने जब इस डायरी को देखा तो उसने लपक कर अपनी डायरी आर्यन के हाथ से छीन ली और उसे देखकर बोली, आपके पास मेरी डायरी? आपने कुछ पढ़ा तो नहीं ना? ये सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपकी डायरी अचानक से खुल गई और एक पन्ना ऐसा आया जिसे मैं पढ़े बिना रह नहीं पाया। ये सुनकर पाकी की आंखें एकदम से फैल गई। उसने मन में कहा, कहीं इसने वो गालियां तो नहीं पढ़ ली जो मैंने इसके लिए लिखी थी? ओह नो, आज तो तू गई पाकी। आर्यन उसके पास आते हुए बोला, आपकी डायरी में ये लिखा था कि आपको मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है और आपको मुझसे छोटे छोटे 2 बेबी चाहिए। ये सुनकर तो पाकी के गाल एकदम लाल हो गए। वो हकलाते हुए बोली, मैंने ये सब कब कहा? आर्यन बोला, आपने नहीं, आपकी डायरी ने कहा। ये सुनकर पाकी को समझ आ गया कि वो कब की बात कर रहे थे। दरअसल पाकी जब पहली बार कॉलेज आई थी तो उसने आर्यन को देखा था, जिसे देखकर वो सोचती थी कि वो उसी से शादी करेगी और उसके साथ 2 बच्चे भी करेगी, और इन सारी बातों को उसने अपनी डायरी में लिखा था। ये सब कुछ याद आते ही पाकी धीरे से फुसफुसाई, ओह नो, इन्होंने डायरी के वही पन्ने पढ़ लिए जो इन्हें नहीं पढ़ने चाहिए थे। पाकी हकलाते हुए बोली, वो तो 2 साल पहले की बात है, तब मैं पहली बार कॉलेज में आई थी, और वैसे भी तब मुझे ये थोड़ी ना पता था कितना हैंडसम दिखने वाला बंदा इतना खड़ूस होगा। आर्यन ने उसे घूर कर देखा और कहा, मिस पाकी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं? मैं आपका टीचर हूँ। ये सुनकर पाकी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो क्या हुआ, आप मेरे टीचर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे हर वक्त डांटोगे। और रही बात बच्चों की, तो वो सब मैं मजाक में बोलती थी। आर्यन को उसका लाल पड़ा चेहरा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। उसने कहा, लेकिन शादी के बाद मैं कोई मजाक नहीं करूंगा। ये सुनकर पाकी को इतना गुस्सा आया कि उसने आर्यन को मारना शुरू कर दिया और गुस्से में बोली, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ये सुनकर आर्यन मुस्कुराया और वहां से जाते हुए बोला, ठीक है, शादी के बाद नहला देना मुझे। ये सुनकर तो पाकी का गुस्सा इतना हाई हो गया कि वो इतनी जोर से चिल्लाई, जिसे सुनकर हॉल में बैठे सारे लोग डरकर ऊपर भागे और कमरे के पास आ गए। आर्यन भी पाकी के इस तरह चीखने से हैरान था। वो चौंकते हुए बोला,
इस लड़की के गले में कौन सा स्पीकर है जो इतना तेज बजता है? घर की दीवारें भी शायद हिल गई होंगी। आर्यन वापस कमरे में आ चुका था। पाखी ने गुस्से से बच्चों की तरह पैर पटका और जैसे ही वो मुड़ी तो हैरान रह गई। सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। राकेश जी पाखी से बोले, गुल्लू क्या हुआ, तुम इतना जोर से क्यों चीखी? ये सुनकर पाखी रोने लगी और अपने पापा से बोली, पापा अपना रुमाल दीजिए। राकेश जी ने डरकर उसे रुमाल दे दिया। पाखी ने रुमाल से अपनी नाक पोंछी और फिर से रोने लगी। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रितेश जी पाखी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? पाखी रोते हुए सिसकने लगी और बोली, हाँ अंकल, आर्यन सर बहुत बुरे हैं। ये कहते हुए पाखी रुमाल में अपनी नाक पोंछते हुए रोए जा रही थी। उसकी बातें सुनकर तो सबकी बोलती बंद हो गई। उन सबको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो सब आखिर बात कैसे शुरू करे। अगर वहाँ सबसे ज्यादा कोई शर्मिंदा हुआ था तो वो था आर्यन। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी बच्ची से शादी करने वाला है। ऊपर से इस लड़की से कोई भी मजाक करना ही बेकार था। आर्यन को सबके सामने इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पाखी वहीं खड़ी आर्यन की बातों को सोच सोचकर रोए जा रही थी। राकेश जी पाखी के पास आए और बोले, क्या बात हुई गुल्लू, वो तुम्हारा होने वाला पति है, तुम दोनों के बीच जो भी परेशानी है उसे आपस में ही सुलझाना चाहिए। तभी आर्यन अपना गला साफ करते हुए बोला, मिस पाखी, मैंने आपसे जो भी कहा वो एक मजाक था, आप इन सबको इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? पाखी गुस्से से आर्यन के सामने आई और अपनी नाक पापा के रुमाल से पोंछते हुए बोली, तो क्लास में जो आप हमेशा मुझे गेट आउट करते रहते हैं वो भी मजाक है? इत्तू सी बात के लिए आप मुझे बाहर भेज देते हैं। पाखी लगातार रोए जा रही थी। आर्यन को इतना एम्बैरेसिंग कभी नहीं महसूस हुआ जितना अभी फील हो रहा था। उसने अपने डैड को देखा जो खुद इतने शर्मिंदा थे कि किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। राकेश जी आर्यन से बोले, बेटा क्या तुम थोड़ा गुल्लू को बाहर घुमाने ले जा सकते हो? वो बाहर जाएगी तो खुश हो जाएगी। ये सुनकर पाखी और भी जोर से रोने लगी और अपने पापा से बोली, पापा मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, मिस पाखी आप बच्चों की तरह क्यों रो रही हैं? ये सुनकर पाखी आर्यन की तरफ मुड़ी और बोली, मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ? एक तो मेरी शादी आप जैसे बुढ़े से होने जा रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ। आर्यन ने उसका चेहरा देखकर मन ही मन कहा, ये सारी लड़कियां इतना रोती क्यों हैं? रितेश जी ने इशारे से आर्यन को पाखी को बाहर ले जाने को कहा तो आर्यन ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाने लगा। क्या पाखी और आर्यन का रिश्ता नॉर्मल हो पाएगा? क्या वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रख पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। पाखी आर्यन की तरफ मुड़ी और बोली, मैं बच्ची की तरह रो रही हूँ? एक तो मेरी शादी आप जैसे बूढ़े से होने जा रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों की तरह रो रही हूँ। आर्यन ने उसका चेहरा देखकर मन में कहा, ये सारी लड़कियां इतना रोती क्यों हैं? रितेश जी ने इशारे से आर्यन को पाखी को बाहर ले जाने को कहा तो आर्यन ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाने लगा। पाखी खुद का हाथ छुड़ाते हुए बोली, सर हाथ छोड़िए मेरा। आर्यन ने देखा आसपास कोई नहीं था तो उसने जबरदस्ती पाखी को अपनी गोद में उठाया और बाहर ले जाकर कार के अंदर बैठाया और दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ आकर बोला, कौन सी बला है आप समझती हैं एक कपल जब अपने पार्टनर से कोई मजाक करता है तो उसे सीक्रेट रखा जाता है, ना कि सबके सामने ऐसे बात फैलाई जाती है। ये सुनकर पाखी और ज्यादा रोने लगी। पाखी इतना रो चुकी थी कि उसकी नाक अब एकदम साफ हो चुकी थी और उसके पापा का रुमाल पूरी तरह खराब। पाखी के रोने से अब आर्यन को इतनी इरिटेशन हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो पाखी को एक लगाकर उसे चुप होने की वार्निंग दे, लेकिन उसे लगा कि क्या पता पाखी वो भी जाकर सबको बता दे और फिर उसके डैडी उसी पर बरस जाए। आर्यन ने मन में कहा, क्या नौटंकी है ये, पूरे घर को तो इसने सिर्फ 1 मिनट में सर पर उठा लिया, क्या होगा अगर मैंने इसे छू लिया तो? तब तो ये पूरे वर्ल्ड को सर पर उठा लेगी। ओह गॉड, इस लड़की में समझ कब आएगी? इससे पहले कि ये पूरे ब्रह्मांड को सर पर उठाए, इसे लेकर कहीं चला जाता हूँ। ये सोचकर उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पाखी जो काफी देर से रो रही थी अब उसके आंसू भी जवाब दे चुके थे कि अब नहीं बह सकते। पाखी जब रोते रोते खुद ही चुप हो गई तो उसने फिर से ध्यान से आर्यन को देखा और गुस्से से बोली, अपना रुमाल दीजिए। ये सुनकर तो आर्यन ने अचानक ब्रेक मारकर कार को वहीं रोक दिया और पाखी को देखने लगा, फिर भी कुछ नहीं कहा और पाखी को अपना व्हाइट रुमाल थमा दिया, जिससे पाखी ने बड़ी बेरहमी से अपनी नाक साफ कर ली। आर्यन को उसे देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सच में बयां भी नहीं कर पा रहा था। पाखी ने नाक साफ करते हुए कहा, पापा का रुमाल खराब हो चुका था इसलिए आपका लिया। आर्यन ने मन में कहा, हाँ खराब करने के लिए। आर्यन ने कार स्टार्ट की और फाइनली वो दोनों मॉल के सामने आकर रुके। आर्यन ने पाखी को देखकर कहा, मिस पाखी आपके रोने की असली वजह जान सकता हूँ? पाखी हल्की हल्की सिसकियां लेते हुए बोली, मैं आपकी वजह से रोई थी, अगर सच में आप जैसे खड़ूस से मेरी शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? इससे पहले कि वो फिर से रोती आर्यन ने उसे खींचा और खुद के गले लगाकर बोला, बस बाबा मैं मजाक कर रहा था, प्लीज तुम मत रोना। पाखी उसके सीने से लगी सोच रही थी कि आर्यन सर इतने भी खड़ूस नहीं है। कुछ देर बाद आर्यन ने पाखी का चेहरा अपने हाथों में थामा और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस शादी को रुकवाने की, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। मुझे पहले ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक स्टूडेंट से भी नहीं बल्कि एक बच्ची से शादी कर रहा हूँ। आर्यन ने उसका छोटा सा चेहरा देखा जो रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। पाखी किसी छोटे पपी की तरह लग रही थी। पाखी की बड़ी बड़ी आंखें उसे टिमटिमाते हुए देख रही थी। पाखी आर्यन से दूर हुई और बोली, मैं मॉल के अंदर जा रही हूँ, आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं सर। उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह लग रही थी। आर्यन को ना चाहते हुए भी हंसी आने लगी। उसे महसूस हुआ कि पाखी सच में बहुत भोली थी। पाखी कार से बाहर आई और मॉल की तरफ बढ़ गई। आर्यन जैसे ही कार से बाहर निकलने वाला था तभी उसे कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने अपनी शर्ट को देखा तो परेशान होकर बोला, ओह गॉड, ये लड़की सच में रोती कम है, नाक ज्यादा पूछती है, इसने मेरी शर्ट को भी अपना रुमाल बना दिया। आर्यन बाहर आया और मॉल की तरफ बढ़ा। मॉल के अंदर जाकर मेंस वेयर की तरफ गया। उसने वहीं से एक टी शर्ट चुनी और मॉल के चेंजिंग रूम में टी शर्ट बदल ली। अपनी व्हाइट शर्ट को डस्टबिन में फेंका और फिर बिल काउंटर पर जाकर उस टी शर्ट की बिलिंग कराकर पाखी को ढूंढने चला गया। पाखी मॉल में टॉय एरिया में थी। आर्यन ने जब पाखी को वहां देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसका दिमाग सच में एक बच्चे की तरह था। आर्यन पाखी के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे वो टेडी बियर बहुत पसंद है। आर्यन ने उस टेडी बियर की तरफ देखा जो बहुत बड़ा और बहुत क्यूट था। आर्यन ने कहा, तुम 21 साल की हो ना, मुझे डाउट है। पाखी झुंझलाते हुए बोली, मैं 21 साल की ही हूँ और बाकी लड़कियों की तरह सुंदर भी हूँ, लेकिन आप ना तो क्यूट हो और ना ही जवान हो। न जाने मेरे पापा के दिमाग की घंटी कब बजेगी। आर्यन ने उस टेडी बियर को लिया और पाखी को थमाते हुए बोला, मिल गया ना टेडी बियर, अब चुप रहो। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा पाखी गायब थी। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आखिर ये लड़की फिर से कहाँ चली गई? फिर आर्यन ने अपना सर पीट कर कहा, इससे अच्छा तो मैं उसका टीचर बनकर ही ठीक था, कम से कम वो मेरी बात तो सुनती थी। आर्यन ने हर जगह देखा लेकिन पाखी वहाँ थी ही नहीं। जब अंडरगारमेंट सेक्शन की तरफ गया तो उसने देखा कि पाखी वहाँ पर खड़ी किसी को छुपकर देख रही थी। आर्यन परेशान होते हुए उस तरफ गया। यहाँ पाखी छुपकर अपने
बायोलॉजी टीचर को देख रही थी जो लगभग 35 साल के थे। उनके साथ एक लड़की थी जो लगभग 21 साल की थी। पाकी अपने बायोलॉजी टीचर को देखकर हैरान थी क्योंकि क्लास को सबको यही पता था कि वो हमेशा से सिंगल थे। पाकी ने गुस्से से उन्हें देखा और मन में कहा, सर मैं तो आपको भोला भाला समझती थी, लेकिन आप तो बहुत बड़े वाले चीपड़ू निकले। पाकी के बायोलॉजी टीचर सर उस लड़की को किस कर रहे थे और ये सब पाकी ने देख लिया था। तभी पाकी को एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पाकी बिना देखे ही हाथ हटाते हुए बोली, क्या है? लेकिन फिर से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार पाकी ने उसका हाथ हटाकर देखा तो वहीं जम गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप? आर्यन ने उसे देखकर पूछा, मिस पाकी आप यहाँ क्या कर रही हैं? पाकी घबराते हुए बोली, मैं अंडरगारमेंट्स लेने आई थी। आर्यन ने उसे घूरकर देखा और कहा, ऐसे छुपकर? ये कहकर आर्यन उस तरफ देखने को हुआ तो पाकी ने उसे धक्का मार दिया और कहा, हाँ मुझे शर्म आती है इसलिए छुपकर लेती हूँ, और आपको शर्म नहीं आती? आप यू लेडीज अंडरगारमेंट सेक्शन में आ गए हैं। शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है या नहीं आप में? आर्यन को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो कॉलेज में होती तो वो न जाने उसका क्या हाल करता, भरता या चटनी। आर्यन जमीन से उठा और खड़ा होकर गुस्से से बोला, अगर आप मुझे बताकर आई होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। पाकी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस तरफ देखने लगी जहाँ उसके बायोलॉजी टीचर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। पाकी ने धीरे से झांक कर देखा तो वो दोनों अभी भी वहीं थे। आर्यन को भी अब एहसास हो चुका था कि पाकी जरूर उससे कुछ छुपा रही है। आर्यन पाकी को हटाकर उस तरफ देखने को हुआ तो पाकी हड़बड़ाकर आर्यन के हाथ को हटाने लगी, लेकिन मजाल है कि वो अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा भी हिला हो। पाकी ने देखा कि आर्यन उसी तरफ देखने जा रहा है तो पाकी तुरंत आर्यन के सामने आई और उसकी टी शर्ट को पकड़कर उसे नीचे झुकाया और आर्यन के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आखिर पाकी ने आर्यन को किस क्यों किया था? क्या पाकी और आर्यन के बीच कोई लव स्टोरी शुरू हो पाएगी? क्या पाकी आर्यन को पसंद करने लगी है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। पाकी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस तरफ देखने लगी जहां उसके बायोलॉजी टीचर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। पाकी ने धीरे से झांक कर देखा तो वो दोनों अभी भी वहीं थे। आर्यन को भी अब एहसास हो चुका था कि पाकी जरूर उससे कुछ छुपा रही है। आर्यन पाकी को हटाकर उस तरफ देखने को हुआ तो पाकी हड़बड़ाकर आर्यन का हाथ हटाने लगी, लेकिन मजाल है कि वो अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा भी हिल जाए। पाकी ने देखा कि आर्यन उसी तरफ देखने जा रहा है तो पाकी तुरंत आर्यन के सामने आ गई और उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे नीचे झुकाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आर्यन बिल्कुल हैरान खड़ा रहा, वो बस उसे एक टक देखने लगा। पाकी को भी खुद के कदम पर यकीन नहीं हुआ। आखिर उसने पहली बार ऐसा कुछ किया था। आर्यन की नजर बस उस पर टिक सी गई। पाकी के सॉफ्ट होंठ मानो आर्यन के रूखे होंठों को आराम दे रहे थे। आर्यन पाकी को एक साइड ले गया और उसी तरह किस करने लगा। ये एहसास बहुत नया था उन दोनों के लिए। पाकी अपने होंठों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो आर्यन ने उसके होंठों को काट लिया और उसके होंठों को और भी पैशनेटली किस करने लगा। आर्यन का पूरा शरीर गर्म हो चुका था। पाकी के गाल तो पूरे लाल हो चुके थे, कुछ तो शर्म के मारे तो कुछ गुस्से के मारे। दरअसल पाकी नहीं चाहती थी कि उसके फेवरेट सर यानी कि उसके बायोलॉजी सर के बारे में कोई बुरा सोचे, और पाकी ये भी नहीं चाहती थी कि आर्यन खासकर उस चीज को देखे। लेकिन पाकी ने ये नहीं सोचा कि वो उसे किस कर लेगी। आर्यन अब उसके होंठों को छोड़ ही नहीं रहा था, जिस वजह से पाकी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पाकी को अब अपने डिसीजन पर रोना आ रहा था। उसकी फर्स्ट किस आज इस अंबुजा सीमेंट वाले जानवर ने लेनी थी। आर्यन मानो पाकी में खोता चला जा रहा था, लेकिन जब उसने पाकी की आंखों में आंसू देखे तो उसने उसके होंठ छोड़ दिए। पाकी के होंठों से खून निकल रहा था। पाकी एक छोटे से बच्चे की तरह वहां खड़ी उसे देख रही थी। आर्यन ने देखा कि फिर से पाकी रोने लगी है। वो धीरे से बोला, ओह गॉड, इस लड़की की आंखों में कोई नल फिट किया हुआ है क्या? जब देखो नल खोलकर पूरा आंसुओं की टंकी बहा देती है। पाकी अब जोर जोर से रोने लगी थी। पाकी को देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले उसने किस किया और अब विक्टिम भी खुद ही बन रही थी। एकदम चुप, बंद करो रोना, आर्यन गुस्से से बोला। पाकी उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी। आर्यन का मन कर रहा था कि अब वो खुद भी रोना शुरू कर दे। फिर वो सोचने लगा और मन में बोला, ये लड़कियां इतना क्यों रोती हैं? आर्यन ने खुद को शांत किया और पाकी का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, मिस पाकी आप क्यों रो रही हैं? मेरी पहली किस एक बूढ़े ने ले ली। पाकी रोते हुए बोली। आर्यन ये सुनकर शॉक्ड रह गया। वो उसे देखकर बोला, व्हाट, क्या मैं आपको बूढ़ा दिखता हूँ? और मैंने आपकी किस नहीं चुराई? आपने मेरी पहली किस चुराई है? पाकी रोते हुए बोली, मैं आपको थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ, मैं तो खुद को कोस रही हूँ। मेरी पहली किस, कहाँ सोचा था कि सिद्धार्थ के साथ अपनी पहली किस एंजॉय करूंगी, कहाँ मैंने एक बुड्ढे को किस कर लिया। आर्यन ने अपने मन में कहा, कौन सी मंगेतर अपने ही पार्टनर से अपने क्रश को किस करने के बारे में बोलती है? ओह गॉड। आर्यन उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ओके फाइन, आज जो भी हुआ वो हम दोनों भूल जाते हैं और मुझे बूढ़ा बोलना बंद करो। मैं 30 साल का भी नहीं हुआ हूँ, आई एम ओनली 27, ओके? मुझे अपना रुमाल दीजिए। पाकी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। आर्यन ने मन में कहा, कभी नहीं, फिर तुम उसका भी टिश्यू पेपर बना डालोगी। फिर आर्यन ने पाकी को देखकर कहा, मेरे पास रुमाल नहीं है, हम वहां से रुमाल खरीद लेते हैं, चलो। ये कहकर आर्यन ने पाकी का हाथ पकड़ा और टॉवल सेक्शन से हैंकी खरीदकर पाकी को कार की तरफ ले आया। आर्यन ने उसे कार के अंदर बैठाया और फिर आकर खुद बैठ गया। उसने फिर एक नजर पाकी को देखा जो सैड सा मुंह बनाकर बैठी थी। ये देखकर हमारे आर्यन को हंसी आ रही थी। आर्यन ने फिर अपने होठों को छुआ और मन में कहा, काश पाकी की जगह तुम होती। ये सोचते हुए आर्यन ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ ले गया। आर्यन की कार शेखावत विला के अंदर आ चुकी थी, लेकिन पाकी बाहर नहीं आ रही थी। आर्यन ने पाकी को देखा और कहा, तुम घर के अंदर क्यों नहीं जा रही हो? पाकी सैड सा फेस बनाते हुए बोली, सॉरी, आज मैंने आपको बहुत एम्बैरेस कर दिया। आर्यन ने हैरानी से कहा, तो मतलब तुम्हें सब कुछ समझ आता है? पाकी उदास होकर बोली, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, बस किसका मतलब समझ में आता है, लेकिन मुझे शादी का कोई मतलब नहीं पता। आर्यन ने ये सुनकर अपना सर पकड़ लिया और उसने पाकी से पूछा, शादी के बाद क्या होता है, सच में आपको नहीं पता? पाकी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद मुझे आपको नहलाना पड़ेगा। आर्यन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अगर इतना ही नहलाने का शौक है तो बोलो, मैं तुम्हें 2 छोटे छोटे बच्चे लाकर देता हूँ शादी के बाद। पाकी ने गुस्से से कहा, मैं बच्चे का मतलब समझती हूँ। ये कहकर पाकी ने आर्यन की पीठ पर 2 मुक्के जड़े और कार से बाहर निकल गए। आर्यन ने मन में कहा, काश मैं इस रिश्ते को तोड़ सकूं, कैसे मैं इस रिश्ते को तोड़ूं, समझ नहीं आ रहा। ये सोचते हुए अनजाने में आर्यन के हाथ उसके होंठों पर टच हुए, जिससे उसे पाकी के होंठों की किस याद आ गई। आर्यन ने मन में कहा, मिस पाकी को कुछ आए या ना आए, लेकिन किस करना बहुत अच्छे से आता है। ये सोचते हुए आर्यन को हंसी आ गई। तभी उसका फोन बजा। आर्यन ने कॉल पिक किया तो सामने से एक आदमी की आवाज आई, बॉस उनका एड्रेस मिल गया है। ये सुनते ही आर्यन ने कहा, मुझे जल्दी सेंड करो। सामने से उस आदमी ने कहा, यस सर, और फिर फोन कट कर दिया। आर्यन फोन को देखते हुए खुद से बोला,
कब तक छुपी रहोगी? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। ये सब कहते हुए आर्यन के अंदर बहुत गुस्सा था और कहीं ना कहीं एक दर्द भी था। आर्यन कार से बाहर आकर घर के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसे सोफे पर बैठी पाखी दिखी जो मजे से चिप्स खा रही थी। राकेश जी ने आर्यन को देखा तो उनके पास आकर बोले, बेटा क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? ये सुनकर आर्यन ने रितेश जी को देखा जिन्होंने आंख झपकाकर जाने का इशारा किया। आर्यन राकेश जी के साथ अपने कमरे में आया। राकेश जी आर्यन का हाथ पकड़कर बोले, बेटा मेरी बेटी बहुत नादान है। उसने शादी के बाद की कोई चीज़ कभी नहीं देखी, यहाँ तक कि उसने कभी रोमांटिक मूवी तक नहीं देखी। वो कभी भी हमारे साथ नहीं रही। मैं और उसकी मॉम हमेशा से ही बिजनेस में इतना उलझे रहे कि हम कभी पाखी को टाइम ही नहीं दे पाए। वो हमेशा से हमारे प्यार के लिए तरसी है। वो 21 साल की है लेकिन आज भी एक बच्ची की तरह है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ शादी के बाद मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखिएगा। अगर उससे गलती हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ रहकर कभी भी खुद को अकेला नहीं समझेंगे। राकेश जी की इतनी सारी बातों को सुनकर आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने तो इस शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन यहाँ तो पाखी के डैड उससे उसकी बेटी के गुण बता रहे थे। आर्यन ने मन में कहा, सॉरी अंकल, लेकिन मुझे आपसे छूट के ना होगा। फिर आर्यन ने राकेश जी से कहा, अंकल मैं जानता हूँ पाखी को, वो मेरी स्टूडेंट है। राकेश जी मुस्कुराए और दोनों ही हॉल में आ गए। आर्यन और राकेश जी ने देखा कि पाखी आराम से समोसे खाते हुए रितेश जी और सुलोचना जी से बातें की जा रही थी। क्या आर्यन सच में पाखी से शादी का रिश्ता तोड़ देगा? और आर्यन किसे ढूंढ रहा था? क्या पाखी सच में शादी का मतलब समझ पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। राकेश जी पाखी के पास आए और बोले, चले बेटा। पाखी अपने मुंह में समोसे ठूस कर बोली, 5 मिनट पापा, अंकल इतने प्यार से मेरे लिए समोसे लाए हैं, उन्हें खत्म तो करने दीजिए। पाखी की बातें सुनकर सब हंस पड़े और रितेश जी पाखी के सर पर हाथ रखकर बोले, अगर आप नहीं भी जाना चाहती तो हम आपको इसी घर में रख लेंगे और आपको जितना खाना हो उतना खा सकती हैं। ये सुनकर पाखी मुंह में समोसे लिए हुए ही मुस्कुराते हुए बोली, अंकल फिर कभी, अभी मुझे कॉलेज का असाइनमेंट तैयार करना है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर वो खड़ी हुई और समोसे खाने के बाद सबको एक बड़ी सी स्माइल दी और बाय बोला। तभी उसकी नजर दूर खड़े आर्यन पर गई। उसे देखकर पाखी का मुंह बन गया। पाखी ने मन में कहा, किसी से भी शादी करूंगी लेकिन इस बैल से नहीं करूंगी, हैवान कहीं का। ये सोचते हुए वो राकेश जी के साथ बाहर चली गई। उसके जाते ही आर्यन ने पॉकेट से अपनी चाबी निकाली और घर से बाहर जाकर कार में बैठ गया और फोन में मैप ओपन करके उसमें एक एड्रेस डाला और वहां निकल गया। कुछ ही देर में उसकी कार एक घर के सामने आकर रुकी। आर्यन कार से बाहर निकला और घर की डोरबेल बजाने लगा। तभी कुछ देर बाद वो दरवाजा खुला और आर्यन ने उस इंसान को देखा। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। आर्यन ने उस लड़की को देखकर पूछा, सिया? ये सुनकर वो लड़की बोली, मैडम तो घर पर नहीं है। ये सुनकर आर्यन उदास हो गया और कहा, वो कब तक आएंगी घर? उस लड़की ने कहा, मैडम तो अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने गई हैं, इसलिए उन्हें आने में शाम हो सकती है। ये सुनकर आर्यन को बहुत तेज झटका लगा। आर्यन ने उस लड़की से पूछा, हस्बैंड? क्या सिया का कोई हस्बैंड भी है? उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर आर्यन थोड़ा पीछे हुआ और वहां से चला गया। यहाँ आर्यन कार चलाते हुए बस यही सब सोच रहा था। दरअसल आर्यन सिया को 2 साल से ढूंढ रहा था, क्योंकि सिया एक ऐसी लड़की थी जिसने आर्यन को बहुत प्यार दिया था और आर्यन भी उससे बहुत प्यार करने लगा था। सिया को उसने कभी नहीं देखा था। सिया और आर्यन फेसबुक के थ्रू मिले थे। आर्यन को वो लड़की उस वक्त पसंद आ गई थी। उसकी आवाज और मैसेजेस बहुत अच्छे होते थे और वो हर वक्त बातें करती रहती थी। आर्यन ने कभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। बस उससे चैट पर 2 साल पहले बात हुई थी, लेकिन फिर 2 साल से उसका मैसेज नहीं आया और ना ही उसका कुछ पता चला। आर्यन सच में उसे देखना चाहता था, लेकिन जब उसे सिया के हस्बैंड के बारे में पता चला तो वो समझ गई कि वो लड़की शादीशुदा है और आर्यन उदास होकर अपने घर चला गया। यहाँ पाखी अपने रूम में बैठी जसलीन से बात कर रही थी। जसलीन फोन में बोली, तो इतनी सैड क्यों है? पाखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटकते हुए बोली, क्यों सैड ना हूं? तुझे पता है मेरे डैड ने मेरी शादी उस बूढ़े से तय कर दी है। ये सुनकर जसलीन जोर से चिल्लाई, जिसे सुनकर पाखी ने अपना फोन थोड़ा सा दूर कर दिया। जब जसलीन का चिल्लाना बंद हुआ तो उसने अपने कान पर फोन रखा। जसलीन बोली, सुबह सुबह तूने कोई अनाप शनाप तो नहीं देख लिया ना? तेरी शादी तेरे पापा किसी बूढ़े से करवाएंगे क्या? पाखी ने कहा, और नहीं तो क्या, उन्होंने मेरी शादी आर्यन सर से तय कर दी है। ये सुनकर तो जसलीन के हाथों से फोन छूटते छूटते बचा। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोली, या? पाखी ने फिर से अपना फोन थोड़ा दूर किया और थोड़ी देर बाद कान पर लगाया तो जसलीन की हल्की सी आवाज आई, आर्यन सर से तेरी शादी तय हो गई है। पाखी को फिर से उसकी आवाज नहीं आ रही थी। पाखी ने कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन जसलीन मैडम तो खुद पानी की बोतल को शराब समझकर गटकने में लगी थी। पाखी ने मन में कहा, देवदास पार्ट 2 में पक्का मैं इसको रोल दिलवाऊंगी। अगले दिन जब पाखी कॉलेज आई तो जसलीन उसे कहीं नहीं दिखी। पाखी अपनी क्लास में गई तो क्लास में उसे जसलीन बैठी हुई दिखी। पाखी उसके पास गई और उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोली, आई नो, मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए आज हम लोग कैंटीन में दोनों कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। जसलीन ने उसे 2-4 मुक्के छड़े और फिर कहा, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने पीनी चाहिए, तू क्यों देवदास बनने पे तुली है? पाखी बिना आंसुओं के रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी शादी बूढ़े से करवा रहे हैं मेरे पापा। ये सुनकर जसलीन ने उसे 4-5 मुक्के फिर से जड़ डाले और कहा, खबरदार जो तूने मेरे हैंडसम आर्यन सर को बूढ़ा कहा तो। पाखी मुंह का पाउट बनाकर बोली, होंगे वो हैंडसम, लेकिन सिद्धार्थ से ज्यादा नहीं। सिद्धार्थ के साथ हनीमून प्लान किया था मैंने, या तो भगवान मुझे ही दिन में मून दिखा रहे हैं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। तभी उनकी नजर आर्यन पर गई। वो दोनों ही आर्यन को देखकर बिना आंसू बहाए रोने लगी। तभी पाखी को सिद्धार्थ आता हुआ दिखा, जिसे देखकर पाखी सब कुछ भूल गई और उसी को देखने लगी। आर्यन तो खुद ही उदास था। उसने जब अपनी मंगेतर को किसी और को यूं घूरते हुए देखा तो उसका गुस्सा हाई हो गया। आर्यन पाखी के बेंच के पास आया और बोला, मिस पाखी। लेकिन हमारी पाखी तो हवा में उड़ रही थी, उसे किसी की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने जब पाखी को यूं डांट खाते हुए देखा तो जिंदगी में पहली बार वो पाखी के पास आया। ये देखकर तो पाखी मानो पंख लगाकर हवा में उड़ रही थी और ये सब देखकर आर्यन का गुस्सा एकदम हाई हो गया। उसने गुस्से में खुद से कहा, काश भगवान ने इसे थोड़ा सा दिमाग दे दिया होता। आर्यन ने बेंच पर रखी बुक उठाई और जोर से बेंच पर पटक दी। आवाज सुनकर पाखी नीचे जमीन पर आ गई। उसने जल्दी से बेंच से खड़ी होकर कहा, क्या हुआ सर? आर्यन ने गुस्से से कहा, मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये सुनकर पाखी एकदम से होश में आई और आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, सर कल ना मुझे एक जानवर जैसा आदमी दिखा था, उसने मुझे बहुत पकाया और इस वजह से आज मेरा दिमाग फुल ऑन उड़ गया है। ये सुनकर आर्यन ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से कहा, मिस पाखी, आपकी यहाँ बहानेबाजी कब तक चलेगी? अगर आप इस बार भी मैथ्स में फेल हुई तो आपके पेरेंट्स से बात करूंगा मैं। ये सुनकर सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगा। पाखी वहाँ पर सर झुकाए खड़ी रही। सिद्धार्थ आगे आया और आर्यन सर से बोला, डोंट वरी सर, इस बार पाखी फेल नहीं होगी, इस बार मैं उसे ट्यूशन दूंगा। ये सुनकर अभी तक उदास खड़ी पाखी की आंखों में चमक आ गई। पाखी बड़ी सी स्माइल के साथ सिद्धार्थ से बोली, क्या सच में? ये सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में जवाब दिया और आर्यन सर से बोला, सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाखी आपसे डांट न खाए। पाखी खिले हुए चेहरे के साथ बोली,
आपने सुन लिया ना, अब मैं आपसे एक भी डांट नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वो सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ मैं तुमसे ट्यूशन कैसे ले सकूंगी? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा मैं तुम्हें घर बुला लूंगा। ये सुनकर पाखी की आंखें खुशी से चमक उठी और ये सब देखकर आर्यन का गुस्सा और बढ़ गया। उसे सिद्धार्थ से बहुत जलन हो रही थी। हालांकि इन 2 सालों में उन्होंने पाखी को कभी भी प्यार से नहीं देखा था, लेकिन आज पाखी जिस तरह से सिद्धार्थ को देख रही थी उसे देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ उससे बात करके अपनी बेंच पर बैठ गया और पाखी भी खुशी से अपनी बेंच पर बैठ गई। आर्यन ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और फिर पाखी को देखते हुए व्हाइट बोर्ड के पास आया। वहां जाकर वो सबसे बोला, स्टूडेंट्स आज बायोलॉजी टीचर नहीं आ पाएंगे, आज उनकी जगह मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये सुनकर सारी लड़कियां खुश हो गई, मानो उन्हें कोई गोल्डन अवार्ड मिल गया हो। सारी लड़कियां एक साथ बोली, ओके सर। लेकिन उनमें से अगर किसी ने कुछ नहीं कहा था तो वो थी पाखी। वो तो बस अपने ही ख्यालों में गुम थी। आर्यन ने सोचा कि ये सही वक्त है पाखी को डांटकर अपने ऑफिस में बुलाने का। इससे वो उसे समझा देगा कि सिद्धार्थ से वो दूर रहे। कैसी होने वाली है आर्यन की बायोलॉजी क्लास? क्या इतने हैंडसम सर से पढ़ते पढ़ते सारी लड़कियां उसकी ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी करेंगी? क्या पाखी को ये सब कुछ देखकर जलन होगी? क्या कभी पाखी आर्यन के लिए कुछ फील कर पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।